अब क्या क्या हमारे खिलाफ हो रहा है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन देखिए सहमत होना नहीं होना हमारे हाथ में नहीं है। कट्स नहीं है, अमेंडमेंट्स हैं, वो सब हमने दिए हैं उनको। तो वो पेज सस्पेंड किया गया है, उसको बंद कर दिया है, पता नहीं किसने किया है। रेवोल्यूशनरी कपल थे। मैं तो कहूंगा कि इंडिया फर्स्ट कपल। और 1850s में उन्होंने जो सोचा है भारत के लिए, सोसाइटी के लिए, वो शायद आज भी हम नहीं सोच पाते हमारी सोसाइटी के लिए। तो और उन्होंने बहुत ही कम उम्र में ये शुरू किया था, जब वो अपने बचपन में शुरू किया था। सो बहुत कुछ इस कपल के बारे में ऐसा है जो शायद हम किसी नॉर्मल आदमी से एसोसिएट नहीं करते हैं। तो एक तरफ से ये बियॉन्ड, जो बोलते हैं ना, नॉर्मल लोगों से भी ऊपर, बहुत बहुत ऊपर थे। और इनकी जो बातें हैं, इन्होंने जो जो बातें की हैं, इन्होंने जो रिफॉर्म्स की है, इन्होंने रेवोल्यूशन की है और इतने ऑपोजिशन के खिलाफ रेवोल्यूशन की है, उसको सामने लाना एक बड़े मंच पर, हिंदी फिल्म जो अभी तक बनी नहीं हिंदी में, और एक ग्लोबल लैंग्वेज और एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर इसे एग्जिबिट करना, यही उद्देश्य था और इसी उद्देश्य के साथ हमने ये फिल्म बनाई। फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच सर। एंड प्रतीक सर, आपके लिए सवाल है। सो व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ फुलेज लाइफ यू हैव बीन रेजोनेटिंग विद, आपने वो महात्मा जी फुले, उनका जो किरदार यहाँ निभाया है, तो उस दौरान व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ फुलेज लाइफ रेजोनेटेड विद यू द मोस्ट एज एन एक्टर एंड इवन एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल? नमस्कार। सबसे पहले तो मुझे लगा कि मैं बहुत ही भाग्यशाली कलाकार हूँ जिसे ये किरदार निभाने का मौका मिला, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। एक हिंदुस्तान के सबसे पहले महात्मा, जिनके बारे में हमने स्कूल में भी जब पढ़ा था तो सिर्फ एक छोटा पैराग्राफ पढ़ा था, हमें सिर्फ इतना ही पता था। इनके जीवन के बारे में इतना डिटेल में जानने का मौका मिला इस फिल्म के थ्रू। बहुत सारी ऐसी बातें थी जिससे मैं खुद को जोड़ पाया, पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था मैं थोड़ा अलग तरह से खुद को जोड़ पाया कि इनका एक जो सेल्फलेस अप्रोच था, कि खुद का, अपने परिवार का ना सोच के उन्होंने समाज का और भविष्य के बारे में सोचा, और अपना पूरा जीवन उसी में उन्होंने कुर्बान कर दिया या बलिदान दे दिया, पर उसी में पूरा जीवन झोंक दिया था उन्होंने। और इतने नीडर लोग उस समय में होना शायद किसी कहानी से कम नहीं लगता हमें। मतलब मुझे तो कई बार इस चीज का आश्चर्य होता है कि किसी ने इन्हें भगवान का कोई रूप क्यों नहीं मान लिया होगा तब। बिकॉज हम तो ऐसा देश है जो ऐसे कोई भी काम करने वाले को सीधा परमात्मा से जोड़ लेते हैं कि ये तो अवतारी पुरुष है, तो ये किसी अवतारी पुरुष से कम नहीं थे। तो मुझे दुख इस बात का था कि शायद ऐसी हिम्मत, ऐसी नीडरता, ऐसा सेल्फलेस अप्रोच आज हम में से किसी में नहीं है। और मुझे उस बात की बहुत शर्म आज भी लगती है कि यार हम तो किसी भी एक चीज को लेके अगर उससे मेल नहीं खाती है हमारी सोच से, तो हम सवाल पूछने की भी हिम्मत नहीं रखते आज। हम सबको डर लगता है कि सवाल पूछ लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। सही है। सो विद दिस आई ओपन द फ्लोर। अगर पत्रकारों में से किसी को कोई सवाल करने हैं तो यू कैन रेज योर हैंड्स। सर, ये रोल करने के लिए आपने क्या क्या स्टडी किया? जहाँ तक स्टडी की बात है तो ये, क्योंकि इनका जीवन का कार्य इतना बड़ा है कि उसे 2 घंटे की फिल्म में ढालना अपने आप में बहुत बड़ी चैलेंज है। तो जब ऐसा करना होता है तो सर ने स्क्रिप्ट लिखने की शुरुआत भी कब से की थी, तो जो स्क्रिप्ट हमारे पास आई थी वही बड़ा डेंस मटेरियल था। सो स्क्रिप्ट मेरे लिए सबसे बेसिक एक रिसर्च मटेरियल था, जिसपे ऑलरेडी इन्होंने इतना कुछ रिसर्च किया था, तो दैट हेल्प मी अलॉट। दूसरा ऐसा था कि मराठी भाषा मैं जानता हूँ क्योंकि बचपन से सुनते आया हूँ, मैं समझ भी लेता हूँ, पर वो मेरी पहली भाषा नहीं है जिसमें मैं सोचता हूँ। तो जब भी मैं अगर मराठी बोल रहा हूँ तो ऐसा ना लगे कि मैं मराठी की मिमिक्री करके मराठी बोल रहा हूँ। अगर मैं मराठी बोल रहा हूँ तो ऐसा लगना चाहिए कि ये आदमी मराठी शायद जानता है इसलिए बोल रहा है। तो मराठी भाषा सीखना, उसके कुछ उच्चारणों का प्रयोग सही तरह से करना, वो एक चीज मुझे सीखनी थी। दूसरा ये था कि सिर्फ स्क्रिप्ट में जो लिखा है वो नहीं, पर उसके आसपास जो कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे इस किरदार को पर्दे पर जीवित करने में हेल्प करें, वो सारी चीजें जानना जरूरी था।
तो हम जब भोज सातारा में शूट कर रहे थे तो कई सारे लोग ऐसे थे जिनके पास बहुत सारी कहानियां थी फुले से जुड़ी हुई। उनके जैसा दिखने के लिए सर उनके जैसा दिखने के लिए तो फूले पगड़ी एक ऐसी चीज है, आइकॉनिक चीज है कि जैसे हमने फूले पगड़ी पहनी और पहला लुक टेस्ट किया था तभी सर ने मुझे कहा कि आई कैन सी फूले इन दिस। और अब हम तो मतलब डायरेक्टर को लग रहा है तो वो सही होगा वैसे ही चलते हैं, पर कलाकार के तौर पे शायद स्टेज पे जब बचपन से काम करते थे ना तो एक चीज हमने सीखी थी कि अगर आप सही फील करना शुरू करते हो ना तो शायद आप अननोइंगली वैसा दिखने लगते हो। तो मैं समझता हूँ अगर ऐसा हुआ है तो बहुत अच्छा है, और वो तो फिल्म देखने के बाद आप ही बता पाएंगे किस हद तक हो पाया है। इससे वही एक सवाल है कि जो डिमांड किया गया था कि कुछ सीन्स कट करें, तो आपने अभी जो 25 अप्रैल को दिया है डेट, तो उसमें जो फिल्म में वो सीन्स कट होंगे या नहीं होंगे? देखिए, सेंसर बोर्ड ने जो इंसिशंस दिए हैं, जितने कट्स उन्होंने रेकमेंड किए हैं, हमने वो सारे कट्स इम्प्लीमेंट किए हैं और हमें सेंसर सर्टिफिकेट भी मिला है, क्लीन यूज सर्टिफिकेट मिला है। सेंसर्स का भी कहना है कि हर बच्चे को देखनी चाहिए ये पिक्चर, दिस इज फॉर एजुकेशन। लेकिन कुछ चीजों को उनको सॉफन करना था, वो काटना नहीं था, सॉफन करना था। हमने उसको सॉफन करके दे दिया है और हमें सर्टिफिकेट भी मिल गया। वी हैव obeyed the law also and we have also explained to the citizens जिनको डाउट है। दोनों तरफ से हमने बैलेंस किया है, सब कुछ क्लियर किया है और 25 को हम रिलीज करना है। सेंसरशिप जो लेटर दिया था उसमें क्लास है कि कास्ट का रिप्लेसमेंट वर्ण से करना चाहिए, तो वो सबटाइटल सबटाइटल के लिए। अब इंग्लिश सबटाइटल में अगर वर्ण लिखूंगा तो आप सोचिए वो कैसे तो डायलॉग में चेंजेस डायलॉग में नहीं चेंजेस है, उसमें तो वर्ण ही है। उन्होंने उस वर्ण को, जब हमने कास्ट लिखा था इंग्लिश में सबटाइटल में, उन्होंने कहा वो कास्ट को भी वर्ण करो। इतिहास के ऊपर है। जी, जब समाजी बाइकआउट हो गया ज्योतिबा फुले और सावित्रीबा फुले का, तो उनको घर से निकाला गया है। जी, तो घर से निकाला नहीं गया, वो खुद घर से निकल ठीक है, जो भी है। और मैं जो भी नहीं है, जरा आप हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट। मैं वहीं पर रहता हूँ, महात्मा फुले वाड़े में जी, के पास ही रहता हूँ। तो मुझे ये हिस्ट्री मालूम है। तो उनको श्रेय देने वाले उस्मान शेख और फातिमा भी। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। ये है। क्या आपने इस फिल्म में वो बताया है? प्लीज पिक्चर देखिए और आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। मेरे ख्याल से मिल ही गया होगा, मेरे ख्याल से मिल ही गया होगा। सर बिल्कुल है, बिल्कुल वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हिंदू मुसलमान भी उस वक्त साथ में थे, तो बहुत जरूरी था। सर अभी आप प्लीज प्रतीक से बात कीजिए। एक क्योंकि इसी वजह, क्योंकि हर कोई हिस्टोरिकल फिल्म हो या हमारे जो आइडल्स है उनके ऊपर जब भी फिल्म बनती है तो सिनेमैटिक लिबर्टी जो डायरेक्टर लेता है उसके वजह से हमेशा कंट्रोवर्सी हर एक फिल्म में होती है। सिनेमैटिक लिबर्टी के हिसाब से आप शॉट्स के हिसाब से एडजस्टमेंट करते हैं, तो उस वजह से कुछ ना कुछ हर हिस्टोरिकल फिल्म में या हमारे आइडल्स की फिल्म में होती है। इसमें ऐसी कुछ लिबर्टी ली गई है, पूरा डॉक्यूमेंट है इसमें बताया गया। देखिए, आपके सवाल बिल्कुल जायज है, क्योंकि बहुत सारी फिल्में, क्या सारी फिल्में जितनी भी हिस्टोरिकल फिल्म है, उन्होंने सिनेमैटिक लिबर्टी के नाम पे बहुत कुछ किया है और हमें वो हर बार अच्छा नहीं लगा है। लेकिन आपको मुझ पर भरोसा रखना पड़ेगा जब मैं कहता हूँ कि मैं कभी भी, सिर्फ इस फिल्म में नहीं, जब भी मैं कोई बायोपिक बनाता हूँ, मैं कभी भी सिनेमैटिक लिबर्टी नहीं लेता हूँ। सिनेमैटिक लिबर्टी के नाम पे मैं कुछ भी बदलता नहीं हूँ, क्योंकि उनकी जिंदगी में ही इतना कुछ ड्रामा है कि आपको कोई लिबर्टी लेने की जरूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ उसको रिप्रेजेंट करना है, जिस तरीके से वो हुआ है फैक्चुअली रिप्रेजेंट करना है। और मैं समझता हूँ कि सिनेमैटिक लिबर्टी बायोपिक्स में बहुत ही बेईमानी है। प्रेशर तो फील नहीं हुआ था, जैसे मैंने कहा मैं बहुत ही एक्साइटेड था और खुद को भाग्यशाली समझता था। सिर्फ कुछ कंसर्न्स मेरे ऐसे थे जहाँ पर मुझे खुद पे ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी था कि मैं अपने दिमाग में अगर पहले से इनको महात्मा बना के चलूँगा तो आपको एक ह्यूमन स्टोरी नहीं मिलेगी। मैं ही अगर उनको अहोभाव से देखूंगा तो मैं वो किरदार निभा नहीं पाऊंगा। तो मुझे उनको ह्यूमन दिखाना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने मराठी के बारे में कहा कि कुछ उच्चारण मुझे सीखने थे, कुछ भाषाएं, कुछ लाइंस थी जो पूरी मराठी में थी, वो मुझे सीखनी थी। देखिए, सहमत होना नहीं होना हमारे हाथ, वो एक गवर्नमेंट बॉडी है, वी हैव टू गो बाय द गवर्नमेंट रूल्स। और जो उन्होंने सजेस्ट किया है
कुछ चीजें उन्होंने सजेस्ट की है जो हमने कोशिश की है उन्हें मनाने की, और उन्होंने वो मान भी गए। कुछ चीजें उन्होंने वो नहीं माने, और जो कट्स आपके सामने आप देख रहे हो, आप पता नहीं कहाँ से वो आ गया, हमें कुछ पता नहीं है, हमने अपनी तरफ से दिया भी नहीं है। अब ये चीज कॉन्फिडेंशियल चीज कहाँ से बाहर आई हमें पता नहीं है। हमारा जो इंस्टाग्राम का जो पेज है डांसिंग शिवा फिल्म्स, वो पेज सस्पेंड किया गया है, उसको बंद कर दिया है, पता नहीं किसने किया है ये। अब क्या क्या हमारे खिलाफ हो रहा है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन सेंसर में जो पॉइंट्स निकाले हैं और जो अमेंड करने के लिए किया है, कट्स नहीं है, अमेंडमेंट्स हैं, वो सब हमने दिए हैं उनको, और हमें सर्टिफिकेट उसी इस पे मिला है कि हमने वो चेंजेस अमेंड किए हैं। सो वो सब हो गया है। रही बात दूसरों की जो सेंसर के खिलाफ कहने, मैं तो उनसे यही कहूंगा कि आप फिल्म देखिए, उसमें उतना इम्पैक्ट नहीं हुआ है जितना आप समझते हो। फिल्म का वही पावर है, वही इम्पैक्ट है, वही इमोशन है, वही सब कुछ है। आपकी फिल्म देखिए, दोनों तरफ से मैं चाहता हूँ कि लोग खुश हो और शांत रहे। एज अ फिल्म मेकर एंड एक्टर, जो आज के दौर में इतना सब मतलब सेंसर बोर्ड है या लोग भी इतने सेंसिटिव हो गए, क्या आपको लगता है कि जो कहानी आपको कहनी है वो आज के दौर में खुलेपन से आप कह सकते हैं? क्योंकि ये दिस इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट सेंसरशिप है ये समाज से भी। देखिए, अगर हम इस तरह हड़बड़ा रहे हैं और इस तरह हम नर्वस हो रहे हैं कि ये सब चीजें सेंसिटिव हो गए, ये हो गए, तो ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का क्या हुआ होगा? उस वक्त की सेंसिटिविटी तो और भी सुप्रीम था, फिर भी वो लड़े, वो डटे रहे और जीते। सो हमें भी एक तरह से कन्विक्शन के साथ निडर होकर हमारा काम करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप भी है ना टैक्स फ्री करने के बारे में सोच जी, टैक्सेस के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। पूरा लाइफ का स्पैन दिखाया है या बचपन से उनका पूरा जीवन पट है या स्पेसिफिक स्पैन है लाइफ का उनका? देखिए, अगर पूरी जिंदगी की हर एक चीज दिखाएंगे तो मुझे 10 घंटे की फिल्म बनानी पड़ेगी जो आप देखेंगे नहीं, तो फिर आपका टाइम भी मैं क्यों वेस्ट करूँगा। तो इसमें हमने 2-2.25 घंटे की फिल्म में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो प्रायोरिटी पर है, हमारे रिसर्च के बाद जो फिल्टर करके हम लाए हैं, वो सब कुछ है, और आपको कंप्लेन करने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी फिल्म देखने के बाद कि ये क्यों नहीं था उसमें। वो सब कुछ है जो आपने सोचा होगा। मराठी प्रोड्यूसर के लिए पिचिंग हुआ नहीं क्योंकि इट्स अ फैक्ट ऑफ मराठी स्टोरी, मराठी माणसाची स्टोरी है। सो क्योंकि आप देख रहे प्रोड्यूसर तो नॉन महाराष्ट्रियन दिख रहे, तो ऐसा क्यों? नहीं, देखिए, इसका बजट भी बड़ा है, हमने उस लेवल पे किया है। मराठी फिल्मों का बजट ही थोड़ा सा नहीं, मराठी प्रोड्यूसर्स नहीं, मराठी प्रोड्यूसर्स भी वो चाहेंगे कि मराठी में ही बनाए, हिंदी में नहीं। वो वहां तक वो अभी गए नहीं है कि मराठी प्रोड्यूसर्स भी हिंदी में फिल्म बनाए। वो सोच जब तक एक्सपैंड होने लगेगा तब तक कुछ टाइम और लगेगा। और जब मुझे प्रोड्यूसर्स मिल गए तो फिर मैं किसी और प्रोड्यूसर के पीछे क्यों भागूं? ये पर्टिकुलर समाज पर जुल्म किया, ये बताना है कि किस तरह से फुले जी ने स्ट्रगल किया है, ये मैसेज देना है, या एजुकेशन की इम्पोर्टेंस? आपका मेन उद्देश्य क्या था फिल्म बनाकर पब्लिक को? बिल्कुल, फुले जी के जो एफर्ट्स थे, जो रेवोल्यूशन था, जो ब्लडलेस रेवोल्यूशन था समाज के उद्धार के लिए, उसी के ऊपर ये है। ब्राह्मण समाज इज इंसिडेंटल टू दैट, कि वो उनको लगा कि ये इनके खिलाफ है, लेकिन वो उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जैसे आज इन लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग। इसमें क्या बदलाव पैदा होगा लोगों में, क्या लगता है? बदलाव आपने देखा नहीं? आज अगर इतनी सारी औरतें यहाँ बैठी हुई हैं और आपके सामने इंडिपेंडेंट विमेन बैठे हुए हैं, बदलाव वही लाए। फिल्म देखने के बाद क्या बदलाव आप चाहते हैं? क्या पूरे शूट के दौरान, फिर जब पहली बार मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी, सुनी थी और शूट किया था, अब तक ऐसे बहुत सारे सीक्वेंसेस थे, ऐसी बहुत सारी घटनाएं थी जिससे मुझे खुद ऐसा फील हो रहा था कि ये जो मैं बोल रहा हूँ या जो मैं कर रहा हूँ, मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, ये शायद कोई करवा रहा है। और ये फील बहुत पर्सनल होता है। मुझे पता नहीं कौन से शब्द से मैं आप तक पहुंचा पाऊँ इस फील को, पर कुछ सीक्वेंसेस, कुछ सीन्स ऐसे हैं which gave me goosebumps while seeing those lines। एक तो जो ट्रेलर में ही है उसका एक हिस्सा, जब ज्योतिबा फुले को महात्मा की पदवी दी गई और उन्होंने उस हॉल में एक भाषण दिया था छोटा सा, और उन्होंने एक चीज कही थी कि हमारा देश एक भावुक देश है,
यहाँ धर्म और जाति के नाम पे लोगों को लड़ाना बड़ा ही आसान है, ये भविष्य में भी होगा। क्रांति की इस ज्योत को जलाए रखना यही आपको सही मार्ग दिखाएगी। When I was saying these lines, I actually felt goosebumps कि कब बोली गई बात, कब का कॉन्टेक्स्ट, 150-200 साल पहले की बात है ये। आज भी उतना ही सटीक और उतना ही सच्चा है पूरी दुनिया के लिए, सिर्फ हमारे देश की बात नहीं। और ये इतनी बड़ी बात है। दूसरा, उन्होंने भी ये बोला था कि अगर आप चाहते हो कि अंग्रेजों से लड़ना है या किसी भी बड़े पावर से लड़ना है, तो वो लड़ाई हथियार से नहीं जीती जा सकती, सिर्फ एजुकेशन से जीती जा सकती है। और ये इतनी बड़ी, इतनी साधारण लगने वाली पर इतनी सचोट और इतनी बड़ी बात है। तो whenever I was saying these lines, whenever I was performing these lines, I actually felt it. और दूसरा पार्ट है आपका क्वेश्चन का कि इस दंपति से, इनके जीवन से हम सबको या नई पीढ़ी को क्या सीखना चाहिए। तो मुझे तो मेरी समझ से यही लगता है कि बाकी कुछ भी नहीं, सिर्फ सवाल पूछने की हिम्मत भी आ गई ना, तो भी दुनिया बदल जाएगी। अप्रोच नहीं बदलूंगा, लोग तो बोलते रहेंगे। ज्योतिबा भी वही किया ना। अगर ज्योतिबा के ऊपर मैं फिल्म बना रहा हूँ, सिनेमा बना रहा हूँ मैं, तो थोड़ा सा तो ज्योतिबा से सीखूं मैं।